मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी कि किस तरह भवानी सिंह ने अपनी पत्नी को महोबा के सैनिकों से बचाया, मगर खुद उनके चंगुल में फंस गया। जब महाराज पृथ्वीराज चौहान ने रूप कुंवर की विपदा सुनी तो उनका मन तड़प उठा। उन्होंने रूप कुंवर को अपनी बहन मानकर वचन दिया कि वो उसे भवानी सिंह का शव लाकर देंगे। इधर महोबा के सैनिक भवानी सिंह के शरीर को नदी किनारे गाड़ने की योजना बना रहे थे कि तभी महाराज परमाल वहां पहुंच गए, पर उन्होंने भी भवानी सिंह पर कोई दया नहीं दिखाई। चकोरी को सेवक के जरिए पता चला कि कवि चंद्रवर दाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के आदेश पर बाहर गए हैं। ये बात उसने राजक मल्ल को भी बताई। इधर शिव मंदिर में रूप कुंवर अपने पति के शव और भाई के जीवन के लिए प्रार्थना कर रही थी। उधर महाराज पृथ्वीराज चौहान गढ़ी सिरसा पहुंच चुके थे। उन्होंने भवानी को तो बचा लिया, अब उनके सामने थे महाराज परमाल। और मैं सोच रही थी कि महाराज परमाल का अब क्या होगा। महाराज, क्या हुआ दलपति? मैं पूछता हूं क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान महाराज। पृथ्वीराज चौहान? क्या कह रहे हो तुम? पृथ्वीराज चौहान यहां कैसे आ सकता है? महाराज, पृथ्वीराज चौहान? मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। महाराज नहीं उजागर सिंह, अब तू नहीं बच सकता। कोई नहीं बचा सकता तुझे। महाराज, कोई नहीं बचा सकता। महाराज, महाराज, कोई नहीं। महाराज, महाराज, महाराज। पृथ्वीराज चौहान! अपनी तलवार को म्यान में ही रहने दो महाराज परमाल। तुम्हारे सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। अब केवल 2 अंगरक्षक ही हैं तुम्हारे पास, और ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तलवार इनके सरों पर मौत बनकर खड़ी है। महाराज पृथ्वीराज चौहान, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप हमारे किले में आकर हमारे सैनिकों की हत्या करें। ये बात राजाओं की मान मर्यादा के खिलाफ है। तुम मर्यादा की बात कर रहे हो? तुम, जबकि तुम्हारे राज्य में एक नारी का सम्मान लूटने की कोशिश की गई। महाराज परमाल, जिस राजा को नारी की मर्यादा का सम्मान ना हो, उसे ना तो राज करने का अधिकार है और ना ही जीवित रहने का। किंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान, मैं इस अपराध में शामिल नहीं हूं। यह तो मैं भी जानता हूं कि तुम इस नीच कार्य में शामिल नहीं हो महाराज परमाल, मगर जब तुम्हें इस अपराध का पता चला तो तुमने अपने सैनिकों को ना तो कोई दंड दिया और ना ही उन्हें भवानी सिंह की हत्या करने से रोका। इसलिए तुम भी अपराधी हो महाराज परमाल, तुम भी अपराधी हो। महाराज, मुझे इसके लिए क्षमा करें। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूं, मगर तुम्हें दंड दिया जाता है कि इस किले पर अब तुम्हारा नहीं हमारा अधिकार होगा। यह किला मैं अपने अंगरक्षक भवानी सिंह को भेंट में दूंगा। यह उसके रक्त की कीमत है जो तुम्हारे नीच और कायर सैनिकों ने बहाया है। महाराज परमाल, इससे पहले कि हम अपना निर्णय बदल दें, तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। दया महाराज, दया। मैं तो यहां अपने एक मेहमान का स्वागत करने आया था। महाराज, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे अपने मेहमान का स्वागत करके उसे साथ ले जाने की अनुमति दें। नहीं महाराज परमाल, नहीं। अब यह अधिकार तुम खो चुके हो। अब यह किला तुम्हारा नहीं हमारा है। तुम्हारे मेहमान का स्वागत भी हम करेंगे। लेकिन महाराज, हम तुम्हारी तरह नीच नहीं है महाराज परमाल। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे मेहमान को पूरे सम्मान के साथ वो जहां जाना चाहे
पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। अब तुम जा सकते हो। महाराज, हमने कहा तुम जा सकते हो महाराज परमाल। महाराज, भवानी सिंह, भवानी सिंह, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। चमन राय, महाराज, ऐसी हालत में हम भवानी सिंह को बहुत दूर नहीं ले जा सकते। सबसे पहले इसके उपचार का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी महाराज। चंद्रवर्ताई, महाराज, आप तो सारे क्षेत्रों का भ्रमण कर चुके हैं। इस क्षेत्र से भी आप भली भांति परिचित होंगे। जी महाराज। तो फिर जाइए, जल्दी से किसी वैद्य को लेकर आइए। जाइए। और सुनिए, हाँ? आप अकेले नहीं, साथ में तो सैनिकों को लेकर जाइए। अवश्य महाराज। महाराज, महाराज, हाँ भवानी सिंह, महाराज, बोलो। भवानी सिंह, महाराज, अब बचने की कोई आस नहीं महाराज। लगता है जीवन की डोर टूट रही है महाराज। ये सांसें शरीर से संबंध तोड़ देना चाहती है महाराज। नहीं भवानी सिंह, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ भवानी पर भरोसा रखो। अगर माँ भवानी ने हमें तुम तक पहुंचाया है, तो अब वो तुम्हें हमसे छीन नहीं सकती। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मैं जीवित रहूं ना रहूं, मगर आपका ये उपकार मेरी आत्मा पर सदा रहेगा महाराज। कि एक राजा होकर आप एक साधारण अंगरक्षक के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक चले आए महाराज। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है महाराज, आप धन्य है महाराज। कैसे ना आते भवानी सिंह, हमने तुम्हारी पत्नी रूप कुंवर को अपनी बहन माना है, कैसे ना आते हम। महाराज, तो क्या रूप कंवर आप तक पहुंच गई महाराज? हाँ, वो अपने सम्मान की रक्षा करते हुए हम तक पहुंच गई। उसी ने तो हमें सब कुछ बताया, वरना हम यहां पहुंचते कैसे। भवानी सिंह, हम तो उसे वचन देकर आए थे कि हम तुम्हारा शव लेकर जाएंगे यहां से। वो बेचारी तो तुम्हारे साथ सती होने की आस लगाए बैठी है, मगर तुम्हें जीवित रहना होगा भवानी सिंह। और जब रूप कुंवर को पता चलेगा कि उसका पति जीवित है, उसका सुहाग बच गया है, तो कितनी प्रसन्न होगी वो, कितनी प्रसन्न होगी। महाराज, यदि मैं जीवित रहा तो ये जीवन आपका सदा ऋणी रहेगा महाराज, क्योंकि ये जीवन आपका दिया हुआ है। अगर आप समय पर ना आते तो अब तक मैं मिट्टी में मिल गया होता महाराज। नहीं भवानी सिंह, नहीं। जिसे राम रखे उसे कौन चखे। अन्नदाता, अब आप विश्राम कीजिए। जब तक कवि चंद वरदाई किसी वैद्य को लेकर नहीं आ जाते, तब तक भवानी सिंह के प्रथम उपचार का बंदोबस्त हम करते हैं।
चामुंडराय, भवानी सिंह के उपचार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज। संभल के। तू तो सर्वव्यापी है माते। तेरी लीला अपरंपार है। दया का सागर है तू। मैं तो यहां भवानी सिंह का शव लेने आया था, लेकिन तूने उसे जीवित लौटा दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? अगर तेरी दृष्टि मुझ पर न होती तो मैं सारा जीवन भवानी सिंह को ढूंढता ही रह जाता। और अगर वो मुझे ना मिलता तो मैं वापस लौटकर अपनी बहन रूप कुंवर को क्या मुंह दिखाता। माते, तेरा कोटि कोटि उपकार है। तूने आज एक भाई के वचन की लाज रखी है और एक राजा के कर्तव्य की लाज रखी है। तेरा कोटि कोटि उपकार है माते। आज्ञा हो तो हम आपके दर्शन कर सकते हैं। ये तो मैं जानता हूं कि महोबा नरेश महाराज परमाल किसी राजकुमारी का स्वागत करने आए थे। अगर आप आज्ञा दें तो उनकी अनुपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस विनम्रता के लिए धन्यवाद। आपका परिचय? हमारा परिचय क्या? परिचय तो आप जैसे वीरों का होता है। परसों से आपकी वीरता की चर्चे सुनते आ रहे थे, लेकिन आज अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक अंगरक्षक के प्राण बचाने के लिए, एक बहन को दिया हुआ वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर शत्रु के गढ़ में तन्हा शेरों की तरह उतरने वाला सूरमा इस धरती पर हर दिन पैदा नहीं होता। हमने आपके और महाराज परमाल के बीच हुए संवाद को सुन लिया था। अपनी मां की कोख को धन्य करने वाले महाराज पृथ्वीराज, हम श्रद्धा से आपको प्रणाम करते हैं। हम आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं, मगर आपका परिचय पाना चाहते हैं। हमारा परिचय पाकर आपको प्रसन्नता तो नहीं होगी, मगर फिर भी परिचय तो देना ही पड़ेगा। हम कनौज नरेश महाराज जयचंद राठौर की पुत्री संयोगीता है। हमारा परिचय जानने के बाद आपको पूरा अधिकार है कि आप हमारे साथ जो चाहे व्यवहार करें, क्योंकि सारा संसार जानता है कि हम आपके शत्रु की पुत्री हैं। बेशक जयचंद हमारे शत्रु हैं और आप हमारे शत्रु की बेटी हैं, और यह बात भी तय है कि इस शत्रुता का फैसला एक दिन रणभूमि में होकर रहेगा। एक की हार
एक की जीत, एक को जिंदगी और दूसरे को मौत। मगर फिर भी आपकी वाणी में जो मधुरता है, आपके नेत्रों में जो आत्मसम्मान छलक रहा है, यह हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपको अपने शत्रु की बेटी ना समझें, सिर्फ एक राजकुमारी समझें। हाँ, हम इस गढ़ में आए हुए सुंदर अतिथि का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। सूरमाओं के इतिहास में पहला सूरमा देख रही हूं जो अपने शत्रु अतिथि का इस तरह से स्वागत कर रहा है। हमें देखकर तो आपकी आंखों में अंगारे दिखने चाहिए थे, क्रोध की आंधी चलनी चाहिए थी आपके चेहरे पर। हमारा स्वागत करने के बजाय हमें बंदी बना लिया जाना चाहिए था, और सम्मान की जगह हमारा अपमान किया जाना चाहिए था। इतिहास ने कभी उस राजा को माफ नहीं किया जिसने नारी का अपमान किया हो। नारी का सम्मान तो हमारी संस्कृति है। राजकुमारी संयोगिता, हम नारी का अपमान करके अपनी परंपरा को अपमानित नहीं कर सकते। इसका प्रमाण तो आपने देख ही लिया है। आपकी इस उदारता को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। राजकुमारी, एक कर्तव्य तो भी बाकी है। अगर आप चाहें तो हम अपने संरक्षण में आपको महोबा पहुंचा देंगे। वहां महोबा नरेश महाराज परमाल अपने सुंदर मेहमान की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं महाराज पृथ्वीराज चौहान, अब हम महोबा नहीं जाएंगे, हम वापस कनौज जाएंगे। मगर आपकी यात्रा? जिस उद्देश्य की तलाश में हमने ये यात्रा आरंभ की थी, वो उद्देश्य तो यहीं आकर पूरा हो गया। हमारी यात्रा सफल रही। आपके मित्र वैद्य ढूंढने गए ना? अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपना वैद्य आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। आपका वैद्य? चिंता ना कीजिए महाराज, वैद्य और शिक्षक किसी के शत्रु नहीं होते। हम आपसे क्षमा चाहते हैं राजकुमारी। आप वैद्य राज को जरूर बुलाइए, यह तो आपका उपकार होगा हम पर। वैद्यराज। जी राजकुमारी संयोगिता। वैद्यराज जी, अगर अंगरक्षक भवानी सिंह की जिंदगी महाराज पृथ्वीराज के लिए सम्मान का प्रश्न है, तो यह संयोगिता के लिए भी सम्मान का प्रश्न बन चुका है। उनके उपचार में किसी तरह की कमी ना रहने पाए। जो आज्ञा राजकुमारी संयोगिता। चलती हूं महाराज, इस आशा से कि आपसे फिर से भेंट होगी। महाराज, कौन थी ये कन्या? ऐसे लगा जैसे कोई बिजली से दौड़ गई हो। मित्र चंद्रवर्ताई, हम एक मोर्चा तो जीत गए, मगर एक मोर्चा हार गए। महाराज, आपका ये मित्र कवि चंद्रवरदाई इस हार पर बधाई देता है। ठहरो। राजकुमारी संयोगिता, मैं महोबा नरेश परमाल हूं।
मुझे इस बात का खेद है कि मैं आपका गढ़ी सिरसा में स्वागत नहीं कर सका। लेकिन हमें इस बात का खेद नहीं है, क्योंकि गढ़ी सिरसा में हमारा स्वागत हुआ था। राजकुमारी, आपका जिस तरह हमारा स्वागत हुआ है, यह हमारे लिए चिंता की बात है। हम यहां इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि कहीं आप हमारे बारे में गलत अनुमान न लगा बैठे। हम समझे नहीं। राजकुमारी, जब हम आपके स्वागत के लिए यहां पहुंचे, तब हमें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान ने हमारी गढ़ी सिरसा पे हमला करके हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। राजकुमारी, उसने ऐसा करके अपनी कायरता का परिचय दिया है। नहीं महाराज परमाल, कायरता का परिचय तो आपके सैनिकों ने दिया है। उन्होंने महाराज पृथ्वीराज के अंगरक्षक के सामने उसकी पत्नी की इज्जत लूटने का प्रयास किया। वो स्त्री तो किसी तरह से अपने प्राण और सम्मान बचाकर उस क्षेत्र से निकल गई, लेकिन उस अंगरक्षक को आपके सैनिकों ने बंदी बना लिया। आपको तो महाराज पृथ्वीराज के साहस और वीरता की दाद देनी चाहिए। उन्होंने एक साधारण से अंगरक्षक के लिए केवल 10 सैनिकों के साथ गढ़ी सिरसा पर आक्रमण किया। उन्होंने वो काम कर दिखाया जो आप ना कर सके, आपके अपराधी सैनिकों को उनके अपराध का उचित दंड देकर। अगर वो चाहते तो आपको भी बंदी बना सकते थे, या फिर आपका वही परिणाम हो सकता था जो आपके सैनिकों का हुआ है। राजकुमारी, महाराज परमाल, सारा संसार चाहता है कि हम उनके शत्रु की पुत्री हैं, मगर फिर भी उन्होंने हमारा स्वागत किया। अगर वो हमें भी बंदी बना लेते तो आप हमारे पिताजी को क्या उत्तर देते? राजकुमारी, ये जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमें खेद है, मगर हम आपको वचन देते हैं कि हम शीघ्र ही गढ़ी सिरसा को पृथ्वीराज चौहान से मुक्त कराएंगे। अब यह हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न है। राजकुमारी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ महोबा चलें। वहां राजमाता आपके स्वागत के लिए बेचैन है। नहीं महाराज, अब हमने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। अब तो हम वापस कनौजी जाएंगे। राजकुमारी, इस तरह आपका यहां से लौट जाना हमारा अपमान होगा। आप तो यहां भ्रमण के लिए आई थी। नहीं महाराज परमाल, हमारे वापस जाने से आपका अपमान नहीं होगा, क्योंकि ये घटना तो यहां घटी थी। उसका उत्तरदायित्व आप पर नहीं। और फिर हम सिरसा से खाली हाथ नहीं जा रहे। इस यात्रा की विचित्र यादें अपने साथ ले जा रहे हैं। अच्छा हुआ आपसे भेंट हुई। आपसे मिलने के बाद हमने अपने जीवन की एक नई दिशा चुन ली है। राजकुमारी, तो क्या हम समझे कि आपको हमसे कोई शिकायत नहीं? नहीं महाराज परमाल, बल्कि हम आपके आभारी हैं। आपने हमें महोबा निमंत्रण देकर जीवन में एक नए मार्ग को चुनने का अवसर दिया है। राजकुमारी, क्या हम ये उम्मीद रखें कि फिर आपके दर्शन होंगे? महाराज परमाल, जितना व्याकुल आपका मन है, उससे अधिक व्याकुल हम हैं। हम तो दर्शन की आस लिए जा रहे हैं। हम चलते हैं। अब की बार आप हमारे यहां डोली में आएंगे, आंखों की राह से हमारे दिल में। राज अकमल, क्या समाचार है? चकोरी, मेरी सूचना के अनुसार इस समय महाराज पृथ्वीराज चौहान और महामंत्री दोनों अनंतपुर से दूर कहीं सिरसा में हैं। हम जानते हैं, और सिरसा में वो अपने अंगरक्षक भवानी सिंह का शव लाने गए हैं, शत्रु के इलाके में।
हाँ चकोरी। अपने अंग रक्षक का शव लाना इतना आसान काम नहीं है। वहां उन्हें महोबा के सैनिकों के साथ काफी संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है भवानी सिंह के शव के साथ महाराज पृथ्वीराज चौहान और महामंत्री चामुंड राय का शव भी आए। किंतु चकोरी, कवि चंद वरदाई भी तो है उनके साथ। राजकमल्ल, हमने भी कन्नौज राज्य की वफादारी की सौगंध खाई है। अगर उन दोनों के साथ कवि चंद वरदाई का शव भी आया तो मैं समझूंगी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए अपने प्रेम को बलि चढ़ा दिया। कवि चंद वरदाई की मृत्यु पर 2 आंसू भी बहा लूंगी मैं। मगर इस समय सबसे पहला काम जो है वो इस संदेश को महाराज विजयचंद तक पहुंचाना है। और इस काम के लिए पवनराज से अच्छा और कोई दूत हो ही नहीं सकता। हाँ चकोरी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी आता हूं। चकोरी, पवनराज। ठीक है चकोरी। पुत्र जयचंद, कब तक इन बेजान पुतलों पर अपना गुस्सा उतारता रहेगा? इन पुतलों के रूप में मुझे अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान का चेहरा दिखाई देता है पिताजी। मेरा तो जी चाहता है कि उनका सर इसी तरह उनके धड़ से अलग करके रख दूं। पुत्र, क्रोध और आवेश की दुनिया से बाहर आ पुत्र। एक नई रणनीति अपना। ऐसी रणनीति जिसे हमारे शत्रु इन्हीं पुतलों की तरह हमारे सामने खड़े हों और हमारे हाथ में तलवारें हों, सामने उनकी गर्दनें। ऐसा ही होगा पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तो दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि कब उनकी मौत को अपनी आंखों से देखूं। पुत्र जयचंद, मैं तो तुम्हारी रणनीति में अपने सपने को साकार होता देख रहा हूं। कौन सी रणनीति पिताजी? पुत्र, मैंने तुम्हारे कहने से पुत्री संयोगिता को महोबा भेजा है। महोबा और कन्नौज के मिलने से एक नई शक्ति का जन्म होगा और यह शक्ति सूरजकुंड और अजमेर के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। पिताजी, कन्नौज की सीमाएं व्याकुल हो रही हैं। सूरजकुंड और अजमेर की सीमाओं से गले मिलने के लिए, और जिस दिन ये सीमाएं मिल गई उस दिन अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान की गर्दनें होंगी और हमारी तलवारें। पुत्र जयचंद, वो घड़ी कब आएगी, वो समय कब आएगा जब मैं अनंगपाल तोमर का कटा हुआ सर देखूंगा? पिताजी, आप देखेंगे अनंगपाल तोमर का सर और मैं देखूंगा पृथ्वीराज चौहान का सर, और ये घड़ी बहुत ही जल्द आने वाली है। देखो तो पुत्र, किसका पत्र लाया है?
महाराज जयचंद की सेवा में सेविका का प्रणाम। इस समय राजधानी का वातावरण बहुत अच्छा है। आकाश पर बादल नहीं है। महाराज पृथ्वीराज चौहान और महामंत्री किसी अभियान पर महोबा की ओर गए हैं। महाराज अनंगपाल के सिवाय यहां कोई नहीं। इस अवसर का लाभ उठाएं। आक्रमण का इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। सेविका। पुत्र, यह समाचार तो बड़ी उलझन में डालने वाला है। पृथ्वीराज महोबा क्यों गया है? तो इसमें चिंता करने की क्या बात है पिताजी? चिंता की ही तो बात है पुत्र। पृथ्वीराज का महोबा जाना किस बात की ओर संकेत करता है? यह संदेश हमें चकोरी ने भेजा पिताजी। अगर पृथ्वीराज महोबा किसी खतरनाक इरादे से गया होता तो चकोरी हमें सावधान अवश्य कर देती। यह सच कहा तुमने, मगर चकोरी ने आक्रमण करने की बात लिखी है, उसका क्या करें? तो क्या आप नहीं चाहते पिताजी कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए? हां पुत्र, इस अवसर का लाभ तो उठाना ही है। तो फिर हम इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं पिताजी? तुम तो जानते हो पुत्र कि चकोरी ने अपनी नृत्य कला से सूरजकुंड वालों का दिल जीत लिया है। उसमें अनंगपाल भी शामिल है। मैं समझा नहीं पिताजी। पुत्र, इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम चकोरी के नाम पत्र भेजो और उससे कहो कि वो किसी भी तरह से विष पान करा के अनंगपाल तोमर की जीवन ज्योति को बुझा दे। हाँ, मगर पिताजी। हाँ, चकोरी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। अनंगपाल तोमर की मृत्यु के बाद सूरजकुंड शोक के वातावरण में डूब जाएगा। हम इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे, अचानक आक्रमण करके, जिसके लिए वो तैयार नहीं होंगे। फिर एक नहीं दो अर्थियां उठेंगी, एक नाना की, दूसरी नवासी की। पिताजी, आपका आदेश सर माथे पे। अनंगपाल की मृत्यु का संदेश मैं चकोरी को अभी भिजवाता हूं। एक का काम चकोरी करेगी और दूसरे का हम।